हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाला हूं और आप लोग बने रहें इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है कितना का? 306 और 657 का। तो हम लोग एक फार्मूला के माध्यम से इसको हल करेंगे। फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यह फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले दिया है, लिख लेंगे क्या दिया गया है। दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9। निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। एलसीएम हमको निकालना है, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? एच सी एफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। एच सी एफ कितना है? एच सी एफ है 9। एच सी एफ की जगह पर 9 गुना एलसीएम। एलसीएम तो निकालना है। एलसीएम दो संख्या कौन कौन है? 306 और 57। गुणनफल का मतलब गुना करना है। 306 और 657। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657। ये 9 जो है गुना में है, इधर आ गया भाग में। 9 से करा 9 इकाई 9, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौके 36। एलसीएम 34 गुना 657। तो इसलिए एलसीएम निकल जाएगा 34 गुना 657। गुना कर लेते हैं 657 गुना 34। 4 7 28 हासिल 2 4 5 20 2 22 4 6 24 24 2 26 3 7 21 3 5 15 2 17 3 6 18 1 19 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 22 33 8 22 33 8। यही हो गया आंसर। अतः हम लिख देंगे अतः एलसीएम किसका? 306 और 657 बराबर कितना निकला? सीएफ 22 33 8। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, वो संख्या n के लिए जो है संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त तो होती है कि नहीं होती? तो 0 पर समाप्त कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में दोनों नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5। तो संख्या 6 पर पावर n जो है, इसका चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हल में लिखेंगे संख्या दिया गया है, संख्या बराबर क्या है? 6 पर पावर n। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो संख्या को हम क्या कर सकते हैं? 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 पर पावर n का 2 गुना 3 पर पावर n, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 3 करेंगे 2 तिया 6। इसका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड में कौन है? 2 और 3 है। इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना जरूरी है। यहाँ पर तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो यह संख्या
शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या? नहीं होगा समाप्त। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि किसी भी संख्या को, चूंकि किसी भी संख्या को शून्य पर, 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है, आवश्यक है। और संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, लेकिन कौन इसमें नहीं है? 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6n 0 पर यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। और कोई भी संख्या है लेकिन 2 5 होना जरूरी है, जो कि यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, 3 है। 5 रहता तो 0 हो जाता, चाहे कुछ भी है। जैसे संख्या 6 पर पावर n है, मान के चलो हम 2 पर पावर जैसे 2 पर पावर लिख दिए, n का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या 2 रख दिए, 2 दूना 4, 4 0 पर समाप्त है। इसमें अगर 5 आ जाएगा, जैसे मान के चलते हैं, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 10 में 0 है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 पंचा 10, 2 और 5 है। जैसे 20 में 0 है, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा। 2 दाएं 20, 2 पंचा 10, यानी 5 भी है 2 भी है, कोई भी संख्या है इसमें, लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? कोई भी संख्या भाज्य संख्याएं क्यों होता है? जबकि उसका अभाज्य गुणनखंड में खुद और एक के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो हम लोग हल करते हैं। पहली संख्या क्या दिया गया है? पहली संख्या बराबर दिया गया 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। पहले संख्या यही दिया गया, तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है? 13 गुना में भी है, 13 जोड़ में भी है। 13 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, 13 13 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 7 11, 13 तो ले चुका है ना, 13 इसमें गुणनफल में रहेगा नहीं। प्लस में 1, 13 इकाई 13, 1 लिए है, 13 इकाई 13 फिर से वापस आ गई। अब क्या करेंगे? 13 का 13 गुना में 11 77 और 1 कितना हो गया? 11 और जोड़ 1 78 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में एक अन्य संख्या आ गया है 13। इसका मतलब 13 से विभाज्य होता है, 13 से विभाज्य होता है ये संख्या भाज्य संख्या होगी। क्योंकि यह संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अन्य में एक के अलावा अन्य संख्या
अन्य गुणनखंड, एक के अलावा अन्य संख्या कौन है? 13 भी है। जब अन्य संख्या 13 भी है, इसका मतलब इसलिए दी गई संख्या एक कौन संख्या होगा? भाज्य। दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। ये आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा संख्या दिया गया, उसको भी लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर। दूसरी संख्या बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में है 5। इसको भी पता करना है। इसमें अभाज्य, इसमें कॉमन कौन आ रहा है? 5 गुणनफल में भी है, 5 प्लस में भी है। 5 कॉमन निकल गया, जो दोनों में रहे उसको कॉमन निकाल लेना। 7 बचा, 6 बचा, 5 को निकाल लिया बाहर, गुना में 4 बचा, गुना में 3 बचा, गुना में 2 बचा, गुना में 1 बचा, प्लस में 5 इकाई 5 यहाँ पर 1 आ जाएगा 5 का कॉमन। उसके बाद 5 का 5, उसके बाद इसको गुना करने के बाद आ जाता है 1008, प्लस में है 1। इस सब गुणनफल को गुना करने के बाद 1008 आ जाता है। उसके बाद 5 गुना कितना आ गया? 1008, एक जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका आवाज गुणनफल में 5 जो है अन्य संख्या आ चुका है, इसलिए ये संख्या 5 से भी विभाजित होता है। तो जब 5 से भी विभाजित है, ये कौन संख्या होगी? भाज्य संख्या। चूंकि यह संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा और कौन आ गया? एक के अलावा अन्य संख्या 5 भी है। जब अन्य संख्या 5 भी है तो इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्याएं हैं। आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? किसी खेल में मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में, है ना, कौन लगा रहा है एक चक्कर? सोनिया और रवि। तो एक चक्कर, पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगा? 18 मिनट। जबकि वही मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगते हैं। तो हमको निकालना है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी फिर से स्थान पर मिलेंगे पुनः। तो मान के चलो ये वृत्ताकार पथ है, यहीं से इसी जगह से सोनिया और रवि दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। तो इधर से चलते चलते ये सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो रवि इसका मतलब तेज दौड़ता होगा, तब उसको 12 मिनट लग रहा है। तो ये दोनों फिर से अभी एक साथ दौड़ना शुरू किया, फिर से ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः से फिर से यहीं पर कब मिलेगा? कितना चक्कर लगा, लेकिन जब पहला बार जब मिलेगा ये दोनों, तो कितना समय के बाद? कम से कम समय के बाद में दोनों मिलेगा, कम से कम समय के बाद में। जब कम से कम समय में मिलेगा ये दोनों, तो कम का मतलब न्यूनतम समय में मिलेगा, इसका मतलब हमको निकलना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकलना पड़ेगा? एलसीएम। तो चलो हम लोग हल करते हैं। हल में लिख देंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने
में सोनिया को लगा समय कितना मिनट? 18 मिनट। 18 मिनट। वहीं पर एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना मिनट? 12 मिनट। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या होगा दोनों का एलसीएम? दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने दोनों को प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलने का समय है ना, यानी फिर से पुनः मिलने का समय जो होगा 18 और 12 का एलसीएम होगा। जो 18 और 12 का एलसीएम निकल जाएगा वही होगा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। तो 12 18 का एलसीएम निकालते हैं। 12 2 6 के 12, 2 3 6 हो गया। फिर 18 और 12 का, पहले 18 को निकालते हैं। तो 18 2 9 18, 3 3 9। उसके बाद 12 का एलसीएम निकालते हैं, 12 का फैक्टर करते हैं। 2 6 के 12, 2 3 6। 18 का निकला गुणनखंड 2 गुना 3 पर पावर 2। 12 का 2 पर पावर 2 गुना 3। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का? एलसीएम हो गया एलसीएम में जो दोनों में हो सबसे बड़ा पावर, दोनों में सबसे बड़ा पावर इसका है, 2 का, ये वाला 2 का, फिर गुना दोनों में 3 है, सबसे बड़ा पावर किसका है? ऊपर वाला 3 का। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, यानी 36 मिनट ये दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। अतः हम लिख देंगे, अतः दोनों को प्रारंभिक स्थान पर पुनः यानी फिर से मिलने का समय कितना मिनट निकला है? 36 मिनट। एलसीएम 36 आया है ना, तो 36 मिनट में दोनों फिर से मिल जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग हल कर चुके हैं। अब जो है इस तरह से अगला एक्सरसाइज 1.3 बनाने के लिए हम लोग अगला वीडियो तैयार करेंगे। इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब इस चैनल को, एनएसटीवी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक करें अपने फ्रेंडों में। अगला वीडियो हम लोग बना करके तैयार रहेंगे। थैंक यू।